हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा ने हैरान किया, ईरान से भारत को बहुत बड़ा संदेश, तुरंत मदद भेजो। जिसका डर था वही पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ का टाइम वेस्ट करने के ऊपर भारतीय सरकार ने क्या एक्शन लिया है? इजराइल ने दिल्ली में स्थित अपनी एम्बेसी और भारत में जितने भी कॉन्सुलेट्स थे उनको अचानक से क्यों बंद कर दिया है? भारत से प्लेन भेजकर इवैक्यूएट करने की रिक्वेस्ट जयशंकर सर को क्यों आई है? और कनाडा की गवर्नमेंट भारत के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन करना चाहती है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स भी कवर नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और भारत के बारे में, क्योंकि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर बदलने के बाद भारत और कनेडियन टाइज में लगातार प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने के बाद अब कनाडा ने भारत के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया है, जिसके लिए भारत कई सालों से कनाडा को पुश कर रहा था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर बात बन गई है। फॉर्मली एग्रीमेंट प्रधानमंत्री मोदी और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने की मीटिंग में साइन होगा। इस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल थ्रेट, टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए आज के बाद दोनों देशों के एजेंसीज एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगी। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की जाएगी ताकि दोनों एजेंसीज के बीच पेपर वर्क इश्यूज, अप्रूवल लैग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स बिल्कुल ना आए। होता क्या है कि भारत के पंजाब में और हरियाणा में कई सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिंक्स कनाडा में बैठे लोगों से होते हैं। अब इस तरह के केसेस में कनाडा भारत की मदद करेगा और भारत कनाडा की मदद करेगा, क्योंकि भारत से कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा में जाकर वहां पर भी क्राइम्स करते हैं, इसलिए इससे कनाडा की भी मदद होगी। जस्टिन ट्रूडो के समय भारत की NIA कनाडा में प्रेजेंट कई सारे क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करती थी या फिर उनको डिपोर्ट करके भारत लाने की मांग करती थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारत के साथ उस समय बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती थी। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद कनाडा की गवर्नमेंट भारत के साथ इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। मार्क कार्ने ने भारत के साथ शुरुआत तो खैर काफी अच्छी की है, लेकिन देखना ही होगा कि आगे वो भारत के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लिप मारकर पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा दिया है तब से अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अब हमें ज्यादा विश्वास नहीं रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा फिलहाल के लिए कैंसिल हो गई है और इसके लिए कारण बताया जा रहा है शेड्यूलिंग इश्यूज। सर्गेई लावरोव इस मंथ के एंड तक भारत आने वाले थे। इससे पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने भी रशिया जाना था, वो मीटिंग भी उनकी कैंसिल हो गई थी और ये बैक टू बैक दूसरी मीटिंग है जो भारत और रशिया के बीच कैंसिल हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रांस से। दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर पिछले कल फ्रांस में एक फ्रेंच थिंक टैंक मार्सिलेस के एक इवेंट में इनवाइटेड थे। यहाँ पर जयशंकर सर से पूछा गया कि ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस को कम करने के लिए भारत कुछ क्या कर सकता है, क्योंकि भारत तो दोनों का दोस्त है। इसके जवाब में जयशंकर सर ने कहा कि भारत आखिर क्या ही कर सकता है, हमारे दोनों देशों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ इस सिचुएशन में बल्कि किसी भी सिचुएशन में जब तक दो देश ही चीजों को ठीक करने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली ये दोनों देशों को ही मन बनाना होता है और ये बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है कि बाहर से कोई और देश जबरदस्ती अपने आप को बीच में घुसाने की कोशिश करे या फिर जबरदस्ती सामने से कोई ऑफर दे जब वो इन्वॉल्व पार्टीज ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। अब मसला ये है कि ईरान और इजराइल के बीच अभी सिचुएशन आगे कैसे बदलती है और क्या किसी समय के ऊपर भारत या फिर कोई और देश इसमें मदद कर पाएगा या फिर नहीं, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। जयशंकर सर ने कहा कि जब तक ईरान या फिर इजराइल ये दो देश ही नहीं रेडी होंगे तब तक भारत क्या दुनिया का कोई भी देश कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आ रही है ईरान से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान से ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अब भारत के कई सारे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर ईरान गए थे अब वो भारत सरकार से स्पेशल मांग कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के कई सारे स्टूडेंट्स ईरान में स्टडीज के लिए गए हैं और वो ईरान की राजधानी तेहरान में प्रेजेंट है और आपको पता है कि इजराइल इस समय तेहरान सिटी को भी टारगेट कर रहा है। अब इन सब स्टूडेंट्स ने भारत सरकार से कहा है कि इजराइल के हमलों के कारण ये लोग काफी डरे हुए हैं। ईरान के अंदर सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल है और बीच बीच में धमाके हो रहे हैं, इसलिए भारत की सरकार दखल दे और बाकी देशों में जैसे भारत सरकार ने भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था सेम उसी तरीके से भारत सरकार ईरान में प्रेजेंट हम सब इंडियन स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करके भारत वापस लाए। इंडियन स्टूडेंट्स का कहना है कि ईरान के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज भी काफी डिसरप्ट हो रही हैं,
कॉल्स भी ड्रॉप हो ये रही सारे है, इंडियन स्टूडेंट्स इसलिए हैं। भारत सरकार इनकी मदद के लिए आए। अभी जो इंडियन स्टूडेंट्स ईरान गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जम्मू कश्मीर स्टेट के बताए जा रहे हैं, जो कि एमबीबीएस और बाकी मेडिकल डिग्रीज के लिए ईरान गए हैं। इसलिए जम्मू Medical कश्मीर degree स्टूडेंट्स from Iran. एसोसिएशन ने भारत के विदेश मंत्री Persian जयशंकर basically, सर को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की है कि वो अर्जेंट अंग्रेजी आती इंटरवेंशन होगी करें, ईरानियंस को पता है। ईरान की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके ये इंश्योर करें कि भारत के स्टूडेंट्स वहां पर सेफ हों और जब भी पॉसिबल हो उनको इवैक्यूएट करके भारत लाने की कोशिश की जाए। अब ईरान में इस समय भारत के 4000 सिटीजन्स प्रेजेंट हैं। इसमें से मैक्सिमम भारत के स्टूडेंट्स और भारत के वर्कर्स हैं। फिलहाल तो भारत सरकार ने इजराइल या फिर ईरान, इन दोनों में से किसी भी देश से इवैक्यूएशन ऑपरेशन करने के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इन दोनों देशों में जो भारत की एम्बेसीज हैं, उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी करके कहा है कि भारत के सभी नागरिक एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें। जैसे कोई अपडेट आती है तो भारत के नागरिकों को बता दिया जाएगा। अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इजराइल और ईरान की स्पेस के ऊपर एयर ट्रैफिक की। इस समय एक भी कमर्शियल फ्लाइट्स इजराइल और ईरान के बीच में बिल्कुल नहीं चल रही है। बीच का ये सारा खाली एरिया है और यहाँ से बस मिसाइल्स, ड्रोन या फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल को लेकर। दरअसल इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने के बाद एक और काम किया है और वो है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस समेत पूरी दुनिया में जहां पर भी इजराइल की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं, उन सब के ऊपर ताला मारकर अगले आदेश तक उनको बंद कर दिया गया है। यानी अभी कोई टाइम फ्रेम भी नहीं बताया गया है कि इजराइल की एम्बेसी कब खुलेंगी। अब देखा जाए तो एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट्स का काम केवल वीजा इशू करना या फिर सामने वाले देश की गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शंस करना नहीं होता है, बल्कि अपने देश के लोगों को कॉन्सुलर सर्विसेज और असिस्टेंस प्रोवाइड करना भी होता है। लेकिन अब क्योंकि एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स ही बंद हो गए हैं, फोन कॉल्स भी कोई नहीं उठाएगा, इसलिए इजराइल गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट अपने सभी नेशनल से कहा है कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो कुछ समय तक उस देश की लोकल सिक्योरिटी सर्विसेज ले सकते हैं। भारत में मौजूद इजरायली सिटीजन से कहा गया है कि अगर उन्हें कोई भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है तो वो लोकल पुलिस के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। अब इजराइल को डर है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान, फलस्तीन या गाजा के समर्थक इजराइल के एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या फिर इजराइल के नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। अब देखा जाए तो अमेरिका को भी काफी सिक्योर माना जाता था, लेकिन रिसेंटली अमेरिका में भी प्रोटेस्ट इस लेवल के पहुंच गए थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यूएस आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ गया था। एंड इसके साथ ही एक व्यक्ति ने यहूदी लोगों के ऊपर अटैक करके उनकी भी हत्या कर दी थी। इसलिए इजराइल ने रिस्क न लेते हुए अमेरिका समेत दुनिया के सभी देशों में ही अपनी एम्बेसी को क्लोज कर दिया है। भारत में पहले भी इजराइल की एम्बेसी के ऊपर कई बार हमले करने की कोशिश हुई है, इसलिए भारत सरकार ने भी इजराइल की एम्बेसी के अराउंड सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इजराइल की गवर्नमेंट ने भारत समेत सभी देशों में मौजूद अपने डिप्लोमेट्स और स्टाफ्स के साथ फॉरेन कंट्रीज में जितने भी इजरायली रह रहे हैं या घूमने आए हैं, उनके लिए एक और वार्निंग जारी की है। इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है कि विदेशी धरती के ऊपर जाकर वो कोई भी जीविश या फिर इजरायली सिंबल या फ्लैग शो ना करें, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में जाकर अपने आप को एक्सपोज ना करें कि आप इजरायली हैं या फिर जीव हैं, यानी कि यहूदी हैं, और इजराइल का जो झंडा है उसको तो शो बिल्कुल ना करें। भारत की बात करें तो ईरान के ऊपर हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और उसके बाद ईरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी। यानी भारत ने थोड़ी सी न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश की है। चाबार पोर्ट और अफगानिस्तान में एंट्री के लिए ईरान भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि इजराइल के साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजराइल और ईरान दोनों में से किसी भी एक देश को चुनना भारत के लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीएसएफ और इंडियन रेलवेज की कंट्रोवर्सी को लेकर। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बीएसएफ के जवानों को त्रिपुरा से जम्मू जाना था, लेकिन इंडियन रेलवेज ने इतनी गंदी और टूटी फूटी ट्रेन भेजी थी कि बीएसएफ के ऑफिसर्स ने अपने जवानों को ट्रेन के ऊपर बैठाने से इनकार कर दिया था। अब इस पूरे मामले में भारत सरकार के आदेश के बाद इंडियन रेलवेज ने कार्रवाई की है और बिना चेकिंग, अप्रूवल या फिर बिना सैनिटाइजेशन के ट्रेन भेजने के लिए इंडियन रेलवेज के 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही इनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी है। अब इस मामले में सस्पेंशन बनती भी थी, क्योंकि सब मिलिट्री पर्सनल्स कश्मीर रीजन में अमरनाथ यात्रा के डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जा रहे हैं। एंड आपको पता है कि पहलगाम हमले के बाद इस समय जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल्स की नालायकी के कारण बीएसएफ के 1200 जवानों की डिप्लॉयमेंट 72 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए लेट हो गई है, जिसकी वजह से बीएसएफ को काफी परेशानियां भी फेस करनी पड़ी हैं। एक घंटा यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर तो इंडियन रेलवेज की गलती की वजह से 72 घंटे से ज्यादा बर्बाद हो गए थे, जिसकी वजह से बीएसएफ भी काफी नाराज थी और इंडियन रेलवे से कहा गया था कि जिन भी ऑफिशियल्स की गलती है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसलिए इन 4 एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया गया है। बड़ी सारी न्यूज़ थी। लास्ट वाली की बात करती हूँ सबसे पहले। वो तो बहुत ही शॉकिंग था। इतनी गंदी ट्रेन, इतनी गंदी,
आप उसको भेज रहे हो अपने सोल्जर्स के लिए जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पे कंट्रोल रखने के लिए इस ट्रेन में। और नहीं, और सफाई तक नहीं, मिनिमम तुम सफाई, नीचे गंद जो नहीं, उसको झाड़ू गलत, मार वो तो के तो गलत कर लो। decision था पूरा। इतना गंदा, इतनी बड़ी इंसल्ट है ये तो यार। बड़ी insult है। अच्छा किया, बल्कि उन्होंने जो किया है, मेरे ख्याल से तो और कई जो हैं वो भी होंगे जिनको खाली आपने टॉप के 3-4 क्यों किए हैं, जो वर्कर्स थे जिनको सफाइयाँ करनी चाहिए थी, जिनका काम था उस ट्रेन की कंडीशन ठीक करनी, सीटें टूटी हुई, उन सब के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। दिस वाज जस्ट डिस्गस्टिंग। इससे पता चला सिस्टम कितना खराब दूसरी है। बात ये थी जो इसराइल ने बंद की हुई है अपनी जितनी भी ओ। एम्बेसी है, वो तो सेफ्टी के लिए उन्होंने किया है कि हाँ, unnecessary करना। उनके सिटीजन्स को कुछ पंगा ना पड़ जाए। पर वो सुन के मुझे बड़ा शो मत करो अपने रिलीजन हाँ, को, शो वो मत मुझे करो। वो कितना- तो कॉमन प्रैक्टिस है कि आप कितना आराम से गलत अपना बात। रहो, डोंट डू इट। वो तो जो भी है। ऑपरेशन करना है वो कंट्री कर ही रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह भी, तो वैसे ही करेंगे। और उन्होंने ये बताया अगर आपकी कंट्री वॉर पे चलेगी है, देयर इज नो यूज फॉर अ सिटीजन टू बी आउटसाइड द कंट्री। बेटर तो अपनी कंट्री में आ जाना चाहिए सबको। करेक्ट। ये और तो यहाँ पे एक better। और न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे जो है अभी, क्योंकि इसराइल में विमेन को भी अलाउ कर रहे हैं कॉम्बैट में, अब विमेन भी काफ़ी जा रही हैं कॉम्बैट कर रही हैं। उन्होंने क्यों किया, क्योंकि एक जगह कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे विमेन टैंक चला रही थी और वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आई तो विमेन सीधा अपने टैंक लेके गई फाइट करने के लिए अकेले। उनका जितने भी विमेन थी उस टैंक में, दे वेंट अलोन टू फाइट, और फाइट इतनी देर तक रोक रखा उन्होंने एनिमी को, तो वो ब्रेवरी देख के उन्होंने बोला कि दे विल ऑल्सो नाउ गो। देखा, वो तो है, वो तो है, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा था women कि यहाँ को पे भी- लेडीज़ का बटालियन है, उनको लगा कि अभी वहाँ से फोर्सेस आ रहे हैं, लफड़ा हो रहा, तो ये बटालियन उन्होंने बोला वापस आने के लिए, और लेडीज़ ने बोला वापस नहीं आएंगे हम लोग, देख और वो लो। सीधा गई वहाँ अटैक करने के लिए, बिल्कुल। मतलब अपनी जान पे खेल के। वो देख के उनको लगा अरे वाह, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, सभी लेडीज़ के लिए ओके कर दिया। वाह वाह, कमाल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।